बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में मैंने आप लोगों को जो पिछले वीडियोज में पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने आप लोगों को बच्चों। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर मैंने क्लासीफाई ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया, फिर क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि रोडवेज, लैंडवेज, एयरवेज या लैंडवेज कह सकते हैं, लैंडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। फिर मैंने लैंडवेज को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। मैंने रोडवेज के बारे में पढ़ाया कि इंडिया में 6 टाइप्स ऑफ रोड्स पाई जाती हैं। पहला एक्सप्रेस हाईवेज, एक्सप्रेस सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, ग्राम विलेज हाईवेज, विलेज रोड्स एंड फिर मैंने आपको बताया था बॉर्डर रोड्स। इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको रेलवेज के बारे में बताया, एक एक एक्सप्लेनेशन किया हम लोगों ने। फिर रेलवेज के बाद फिर हम लोगों ने जो बच्चों पढ़ा वो पढ़ा पाइपलाइंस के बारे में। फिर मैंने वाटरवेज आपको पढ़ाया, इनलैंड वाटरवे के बारे में बताया और वाटरवेज बताया कि NW1 इलाहाबाद टू हल्दिया इम्पॉर्टेंट है, 1620 किलोमीटर लंबा इलाहाबाद टू हल्दिया इम्पॉर्टेंट वाटरवेज है, जिसे वाटरवे नंबर 1 कहा जाता है, जो कि सबसे लंबा है। फिर मैंने ब्रह्मपुत्र का वाटरवे NW2 के बारे में एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, इस तरीके से मैंने वाटरवेज पढ़ाया। और वाटरवेज के पढ़ाने के बाद फिर बच्चों मैंने आप लोगों को रेलवे पढ़ाया, रेलवे, वाटरवे। तो वाटरवेज के बारे में अब फिर हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। कभी कभी आपका मैप में भी आता है या कभी 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, मैप में भी, ज्योग्राफी के मैप में भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडिया के वाटरवेज के बारे में। तो मैंने बताया था कि इंडिया का जो समुद्र से टच करता हुआ लैंड है वो कुछ ऐसा है, ऐसे करके, ऐसे ये गुजरात है, ऐसे करके। तो ये यहाँ पर बच्चों आपका कांडला है, कांडला सी पोर्ट है। मैं आपको एक एक चीज़ें फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, मैं ये रिवीजन किया करा दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। इंडिया के सी पोर्ट इम्पोर्टेंट है मैप के एंगल से या आपके इम्पोर्टेंट 1-2 नंबर के एंगल से भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस के रूप में, तो पूछे जा सकते हैं। तो वो किस तरीके से पूछा जाएगा मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग इट वी विल स्टडी अबाउट द एयरवेज। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो एयरवेज है और कल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और फिर एक दिन इस टॉपिक के और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ये चैप्टर हम लोगों का बेटा खत्म होगा। तो मैं आपको बता रहा था बेटा, सबसे पहले मैं बता रहा था ये कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट बेटे गुजरात के कच्छ में है, याद रखना ये कांडला सी पोर्ट यहाँ पर पड़ता है। और कांडला सी पोर्ट ये बच्चों कौन सा सी पोर्ट है, इसका नाम कांडला सी पोर्ट है। कांडला सी पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेटे जब हमारा, क्योंकि ये पहले इंडिया पहले बेटे यहाँ तक लिमिटेड नहीं था, इंडिया पहले ये ऐसे लिमिटेड था, ये पाकिस्तान वाला पोर्शन है और यहाँ पर कराची था। चूंकि इम्पोर्टेंट इंडिया का सी पोर्ट था उस समय के हिसाब से, कराची इंडिया का इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था। कराची आज भी बेटे पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और पाकिस्तान की, जैसे हम इंडिया की बेटे मुंबई को कैपिटल, एक इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं मुंबई को बेटा। सब लोग जानते हैं कि मुंबई में बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट्स वहीं पर सिचुएटेड है और मैनी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट की वजह से, इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होने की वजह से मुंबई को बेटा हम इंडिया की इकोनॉमिकल कैपिटल कहते हैं। वैसे बच्चों कराची जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कैपिटल कही जाती है। कराची था, वैसे तो आप लोग जानते हो कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जैसे इंडिया की कैपिटल जो है बच्चों आप लोग जानते हो कि इंडिया की कैपिटल जो पॉलिटिकल कैपिटल या जो मेन कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल डिफरेंट नाम से कही जा सकती है, कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से सिंपली हम कह सकते हैं वो दिल्ली है। लेकिन इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कैपिटल या इकोनॉमिकल कैपिटल का नाम जब हम आते हैं तो मुंबई को कहते हैं। वैसे बेटा जैसे पाकिस्तान की इस्लामाबाद वहाँ की कैपिटल है, लेकिन जब फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में वहाँ के बारे में पूछता है तो बेटा कराची आता है। तो कराची बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था। अनडिविजिबल इंडिया की, जब इंडिया डिविजिबल नहीं था, अनडिविजिबल इंडिया था, इंडिया से पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुआ था आज़ादी के पहले, तो बेटा कराची इंडिया का एक बहुत फेमस पोर्ट होता था। लेकिन जब कराची बेटे पाकिस्तान में चला गया तो कराची के कमी को पूरा करने के लिए हमने एक नया सी पोर्ट डेवलप किया जिसे हम लोग कांडला सी पोर्ट कहते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ में है। बच्चों याद रखना। फिर इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट सी पोर्ट आता है बच्चों पोरबंदर।
पोरबंदर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम हिस्ट्री में खूब पढ़ते चले आए हैं कि गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर, तो वही पोरबंदर है बच्चों, जहां गांधी जी कब 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे। बाकी अब आप लोग गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हो, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये वही पोरबंदर है बच्चों, पोरबंदर है। फिर इसके बाद बच्चों गुजरात से हम आगे आते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट है मुंबई सी पोर्ट बेटे, मुंबई सी पोर्ट, मुंबई सी पोर्ट है, मुंबई सी पोर्ट। ये मुंबई सी पोर्ट जो कि इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट सी पोर्ट। अगर आपसे पूछता है कि बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, तो मुंबई सी पोर्ट का नाम आप बताओगे। और इसके बेटा बिगेस्ट होने की वजह से क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। इंडिया की एंट्री के लिए सी रूट्स के थ्रू, तो इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई सी पोर्ट। और मुंबई सी पोर्ट के और आगे थोड़ा बगल में आओगे बेटा, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट है, नेहरू। तो बच्चों मैं कल आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू से वो मतलब मुंबई सी पोर्ट के बर्डन के रिड्यूस करने के लिए कौन से सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया है। बहुत ढेर सारे बच्चों ने सही बताया था, वेरी गुड, बट कुछ बच्चों ने गलत बताया था। उसको आप लोग याद रखिएगा बेटा कि वो मुंबई सी पोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमने एक जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, एक अलग से सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया है। फिर इसके बाद बच्चों और हम आगे आएंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मुंबई के नीचे आएंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमें गोवा मिलता है, और गोवा में मारमागो नाम का एक सी पोर्ट बेटा डेवलप किया गया, जो कि आयरन एक्सपोर्ट के लिए, जैसे मुंबई एक्सपोर्ट बेटा टेक्नोलॉजिकल खासकर इलेक्ट्रिक सामान के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, वैसे मारमागो बेटा आयरन एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आयरन एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, क्यों फेमस है, जब हम मिनरल और एनर्जी रिसोर्स पढ़ाएंगे तो एक आयरन बेल्ट के बारे में बताएंगे, और उस आयरन बेल्ट का आयरन किस तरीके से सैलरी फार्म में यहाँ पर भेजा जाता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम बेटे आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर और आगे हम आते हैं बेटे, यहाँ पर पहुंचते हैं, जब हम बेटा कर्नाटका में आते हैं, तो कर्नाटका में एक बेटे आता है कालीकट एक बच्चे जगह है कर्नाटका की, कालीकट। तो कालीकट ये वही कालीकट माना जा सकता है जहाँ पर बच्चे कालीकट, जहाँ पर वास्को डिगामा 1498 में इंडिया पहुँचा था अपने 4 जहाज़ों के साथ, और 100 और कुछ लोगों को लेकर के पहुँचा था। एक फेमस इंडियन ट्रेवलर्स, और इंडिया के लिए ब्रिटेन यूरोप से स्पेशली पुर्तगाली नाविक था, वो पुर्तगाल था बेटा, इंग्लैंड का नहीं था। तो पुर्तगाली नाविक था जो कि इंडिया के लिए मतलब इंडिया के लिए एक सी रूट्स खोजा, इंडिया के लिए पुर्तगाल से इंडिया आने के लिए एक सी रूट खोजा, जिसे वास्को डिगामा कहा जाता है बेटा। तो वास्को डिगामा बेटा, क्योंकि हम बता दें हेनरी एक राजा थे बच्चों, हेनरी जो कि पुर्तगाल के उस समय राजा थे। उन्हें बेटे उन्हें एक तरीके से उन्हें नेविगेटर कहा जाता है, नेविगेटर ऑफ द वर्ल्ड हेनरी को कहा जाता है, क्योंकि बेटा वो समुद्री यात्राओं के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने बेटे अफ्रीका के वेस्ट साइड का मैप बनवाया था, और केप टाउन केप ऑफ होप जो अफ्रीका के सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है बेटे, जो अफ्रीका जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसे केप ऑफ होप कहते हैं, यहाँ तक का उसने मैप बनवाया था। यहाँ से फिर बेटे एक अरब का यात्री था, अरब का ट्रेवलर था, उसने बेटे उसको बताया था भारत का रास्ता कि आप इस रास्ते से जाओगे तो इंडिया पहुंचोगे, अरब सी होते हुए इंडिया पहुंचोगे। तो यहाँ पर पहुंचा था वो कालीकट पहुंचा था बेटा। तो कालीकट एक फेमस सी पोर्ट है, ठीक है। और मंगलोर सी पोर्ट, कालीकट सी पोर्ट, मंगलोर सी पोर्ट बेटा ये मरमागो है, लेकिन मंगलोर सी पोर्ट बच्चों केरला कर्नाटका का एक फेमस सी पोर्ट है, मंगलोर सी पोर्ट इज फेमस सी पोर्ट ऑफ केरला। और उसके आगे आओगे बेटा तो कालीकट आएगा, उसके आगे आओगे बच्चों तो कोच्चि सी पोर्ट आएगा, कोच्चि जो कि केरला में है, कोच्चि सी पोर्ट बेटा, कोच्चि सी पोर्ट केरला में है। इसके बाद बच्चों इधर आगे तमिलनाडु की तरफ, यहाँ पर तूतीकोरिन नाम का कोच्चि है, यहाँ पर बच्चों कोच्चि सी पोर्ट है, यहाँ पर तूतीकोरिन है। और ऊपर जाओगे बच्चों, यहाँ पर जाओगे मतलब तमिलनाडु पे अभी हम चल रहे हैं, और ऊपर चलोगे बेटा तो चेन्नई सी पोर्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट सी पोर्ट, चेन्नई सी पोर्ट बेटा याद रखना। चेन्नई सी पोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए तूतीकोरिन का डेवलपमेंट किया गया है, और चेन्नई सी पोर्ट इज द ओल्डेस्ट सी पोर्ट बच्चों याद रखना। चेन्नई सी पोर्ट इंडिया का ओल्डेस्ट सी पोर्ट है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट बच्चों हम लोग चेन्नई से क्लियर रखना, नॉट ओनली ओल्डेस्ट बट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट, फर्स्ट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट हमारा चेन्नई सी पोर्ट है। उसके आगे और आएंगे बेटा तो आपको आंध्र प्रदेश में आप एंट्री करेंगे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो कि इंडिया का डीपेस्ट सी पोर्ट है, ठीक है, डीपेस्ट सी पोर्ट है।
और ऊपर चलेंगे डीपेस्ट तो बेटा यहाँ पर पारादीप सी पोर्ट मिलेगा। पारादीप सी पोर्ट जो कि बच्चों उड़ीसा का फेमस सी पोर्ट है। एंड ठीक है, पारादीप के ऊपर आएंगे बेटा तो यहाँ वेस्ट बंगाल में पहुंचेंगे। यहाँ पर आपका जो मेन सी पोर्ट है बच्चों वो हल्दिया सी पोर्ट है, विच इज जो कि आपको समुद्र से टच करता है। लेकिन अगर आप ये पूछता है कि कौन सा इंडिया का फेमस सी पोर्ट नदी पर है, तो यहाँ से बच्चों ये हुगली नदी है आपकी गिर रही है, क्योंकि यहाँ से जब गंगा नदी आती है तो बिहार में इंटर करने के बाद बंगाल में इंटर करती है, दो पार्ट में बढ़ती है। एक बच्चों ये हुगली नदी के रूप में कोलकाता के पास से आती है, और एक बेटे यहाँ से भागीरथी बनती है, और भागीरथी बनने के बाद बांग्लादेश में इंटर करती है, और बांग्लादेश में इंटर कर जाने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। याद रखना, पद्मा हो जाता है बेटा। और पद्मा तो ये बेटे कभी कभी एक क्वेश्चन एक बार पीसीएस में बच्चों क्वेश्चन आया था कि पद्मा वो भागीरथी नदी फ्लोइंग, अब बच्चों वो वैसे तो फ्लो करती है उत्तराखंड में, क्योंकि भागीरथी एक नदी आती है, और एक तरफ से बच्चों एक ब्रांच ऑफ रिवर आती है जिसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, और एक और ब्रांच ऑफ रिवर आती है, देखो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो वो दोनों मिलने के बाद गंगा का फॉर्मेशन होता है, धौली गंगा। बेटा ये दोनों जब ब्रांच मिलती है तो ये भागीरथी कहाँ बहती है, उत्तराखंड में बहती है। लेकिन बच्चों उसमें उत्तराखंड ऑप्शन नहीं था, तो भागीरथी याद रखना, जब गंगा बिहार के बाद बंगाल में एंटर करने के बाद दो पार्टों में बढ़ती है, और एक पार्ट बेटा इधर से फ्लो करके पाकिस्तान जो बांग्लादेश जाता है उसी को हम लोग कहते हैं भागीरथी। जब तक वो बिहार में बहती है, बिहार या बंगाल में बहती है, तब तक उसे कहते हैं भागीरथी। और जैसे वो बेटा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। जब जैसे पद्मा बांग्लादेश में एंटर करेगी तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। और पद्मा फिर इधर से आती है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन जब ये इसमें एंटर कर जाती है और ये पद्मा से मिल जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर इधर से बेटा एक मेघना नदी आती है, और मेघना नदी से जब ये दोनों नदियों का मिक्सचर मिल जाता है तो उसे मेघना नदी कहते हैं, और मेघना नदी जाके समुद्र में गिरती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो क्वेश्चन ये भी सिविल में आया था कि गंगा नदी आखिरी किस नाम से जानी जाती है, तो बच्चों गंगा नदी आखिरी में मेघना नाम से भी जानी जाती है। याद रखना, जब गंगा किससे ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद और आगे बढ़कर के किससे मिल जाती है, मेघना नदी से मिल जाती है, तो तीनों के ज्वाइंट रिवर को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, और मेघना के नाम से ही गिरती है जाकर के गंगा में जाके अरब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। खैर छोड़ो, हम लोग तो इस तरीके से ये सी पोर्ट हमने 12 मेजर सी पोर्ट इंडिया के पढ़े, और 12 मेजर सी पोर्ट का मैंने रिवीजन कराया। आफ्टर दैट आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का एयरवेज। तो इंडिया में बेटा एयरवेज के बारे में हम आपको बताते हैं बच्चों कि इंडिया का एयरवेज जो स्टार्ट हुआ, नेशनलाइजेशन जो इंडिया का एयरवेज हुआ वो 1953 में हुआ। 1953 में आजादी के बाद इंडिया के सारे एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इंडियन एयरवेज का नाम रखा गया। तो बच्चों इंडिया में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आपके लेवल का आता है वो हमेशा कंपैरेटिवली आता है, और क्वेश्चन हमेशा पूछेगा हाउ एयरवेज इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हाउ एयरवेज इज बेटर देन रोडवेज, हाउ एयरवेज इज बेटर देन सीवेज, हाउ एयरवेज इज बेटर देन रेलवेज, या हाउ एयरवेज इज बेटर देन अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। तो एयरवेज कैसे एयरवेज इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। जो आपके लेवल का क्वेश्चन होगा वो यही आता है कि हाउ एयरवेज इज इंपॉर्टेंट, हाउ। तो बच्चों एयरवेज काफी कंपैरेटिवली काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों एयरवेज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है बेटा? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों एयरवेज। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमें मुंबई जाना है बेटे, गए बमरौली से बैठे, और बमरौली से बैठने के बाद 1 घंटे के बाद जाके मुंबई में उतर गए। ठीक है, बमरौली से बैठे, दिल्ली पहुंचना है, और 40 मिनट 45 मिनट में हम लोग दिल्ली उतर गए। ठीक है, तो अगर हमें मान लो मुंबई जाना है या हमें कोलकाता जाना है, मुश्किल से 30 या 35 मिनट का रास्ता है, हम कोलकाता पहुंच गए। जबकि ट्रेन से जाएंगे बेटा तो मुंबई जाने के लिए 1 से 1.5 दिन 2 दिन भी लग सकता है। और ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप लोग समझ गए कि ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत जल्दी करता है। मुश्किल से बैठे यहाँ से आधे घंटे में हम लोग मुंबई को उतर गए। मेरे एक दोस्त हैं, वो दिल्ली से मुंबई रोज अप डाउन करते हैं, दिल्ली से मुंबई पर डे। अगर वो रेलवे से अप डाउन करेंगे बेटा तो उनका रास्ता में ही वो ऑफिस ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मतलब जो मीन्स ऑफ ये एयरवेज है, जो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत
तेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फास्टेस्ट के साथ साथ लग्जरियस एंड कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें उतनी ही टिकट बुक होती है जितनी सीट होती है। हम लोग बैठ के जाते हैं और मजाक करें तो एयर हॉस्टेस से बातें करते हुए जाते हैं, ठीक है। मतलब कभी चाय मांगते हैं, कभी पानी मांगते हैं, ठीक है। तो वो मजाक की बात है बच्चों, छोड़ दो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मीन्स ऑफ लग्जरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और एज वेल एज कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। मीन्स कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद बच्चों और आगे बात करें तो इसको ये बेटा, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दोज एरियाज वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द रोड एज वेल एज टू कंस्ट्रक्ट द रेलवे ट्रैक, या रोड बनाना जहां पर बहुत ज्यादा कठिन है वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खासकर नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्दर्न जो हमारा फॉरेस्ट या हिली एरिया है वहां पर ये बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख वगैरह में हमारी सेना को भेजना है तो हम एयरवेज के थ्रू भेजते हैं, या कभी कभी वहां जब रास्ते की बर्फ जम जाती है, रास्ता बिखर जाता है या भूस्खलन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो सैनिक होते हैं, हमारे जो सिपाही होते हैं, उनको एयरवेज के थ्रू ही यहाँ से वहां से उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दोज एरिया वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द रोड एंड रेलवेज। तो ये वहां के लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होता है। इट प्रूव्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज एरिया, इट प्रूव्स वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन दोज एरिया इन ट्रांसपोर्टेशन इन दोज एरिया वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द रोड। जहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है वहां पर बेटा एयरवेज बहुत इंपॉर्टेंट, या रोड या रेलवेज या जो भी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, वहाँ एयरवेज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक या वार के कंडीशन पे, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भारत ने 5 राफेल बुला लिए, अब है ना, कहां से, फ्रांस से बुला लिए, 5 राफेल बुलाए। तो बेटे एट द टाइम ऑफ वार कहते हैं भारत की सेना की पावर बढ़ गई। 5 राफेल आने से भारत की पावर किसी में बढ़ गई। मेरे कहने का मतलब, मेरा ये मतलब नहीं है कि वार की कंडीशन नहीं, मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि ये बेटे एट द टाइम ऑफ वार एज वेल एज एट द टाइम ऑफ नेचुरल हैजार्ड, नेचुरल प्रॉब्लम्स, नेचुरल एपिडेमिक के समय बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वार के समय तो आप लोग इंपॉर्टेंस जानते ही हो कि अभी कुछ दिन पहले भारत ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के साथ किया था, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवेज समझा रहा हूँ कि जब बाकी लैंड स्ट्राइक पॉसिबल नहीं हुई तो इंडिया ने एयरवेज से जाके स्ट्राइक किया और जो भी है वहां पर जाकर के काफी लोगों को मारा और भारत के उन लोगों के जवानों का शहीद का बदला लिया जो भारत के कुछ जवान शहीद हो गए थे पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के थ्रू जो बम विस्फोट में मारे गए थे। तो मेरा सिर्फ इतना इंडिकेशन है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और यह खास कर ये बेटा उस एरिया में बहुत ज्यादा, या जब बेटा बाढ़ आ जाती है बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो वाटर, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से बच्चों जब एक सिचुएशन ऑफ बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन में बेटा एयरवेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं, या बच्चों बाढ़ में मतलब फंसे लोगों को खाना या जरूरी दवाएं, मेडिसिन वगैरह उनके घरों तक, उनके छतों तक ड्रॉप करने के लिए एयरवेज का बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में यूज होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 5 पॉइंट आप अच्छे लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अगर ये बच्चों कुछ तो नोट्स मैं दूंगा ही, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, कल परसों में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने से बनाना सीखिए, लिखेंगे आप सब याद होगा। तो आपको बच्चों ये एयरवेज की इंपॉर्टेंस समझ में आई। एक तो पहला इंपॉर्टेंट बेटा ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ, इसके बाद ये बहुत ज्यादा लग्जरियस, रेस्ट और कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद तीसरी चीज बच्चों कि ये उन एरिया में वेरी इंपॉर्टेंट वेयर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स एंड रेलवेज, देयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड थर्ड बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आता है कि थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स की एट द टाइम ऑफ नेचुरल फ्लड्स वगैरह के समय जब बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड्स वगैरह आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद वार फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसी कुछ इंपॉर्टेंस हो गई बच्चों। अब हम लोग पहुंचते हैं कि इंडिया के कुछ एयरवेज के बारे में। तो ये बच्चों हम लोगों ने इंडिया के एयरवेज से इंपॉर्टेंट चीजों को हमने देखा। इंडिया ने बेटा 1853 में सारे एयरवेज जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे थे उनको कंबाइंड करके इंडिया का
क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया और इंडिया में 112 बच्चों छोटे छोटे सी मतलब पोर्ट वो हैं, एयरपोर्ट हैं, जैसे आपका लोकल पोर्ट है, डोमेस्टिक पोर्ट है, जैसे आपका बमरौली एयरपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक ही है, अभी इंटरनेशनल नहीं है। तो इंडिया में 12 बच्चों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया में देयर आर 12 मतलब एयरपोर्ट विच आर इम्पोर्टेंट। तो वो 12 एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे। एयरपोर्ट भी अधिकतर आता है बेटा, 99% पेपर में एक एयरपोर्ट का पूछता है, तो वो एयरपोर्ट हम पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट। तो ये जो इंडिया में 12 एयरपोर्ट हैं और क्या नाम से 112 इंडिया में डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो इंडिया में एयरपोर्ट हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही रहता है कि कंपैरेटिवली पूछता है। और फिर एक क्वेश्चन आया करता है कि व्हाट इज पवन हंस सर्विसेज। तो बच्चों मैं आपको पहले पवन हंस सर्विसेज एयरवेज के बारे में बता दूं, लेकिन एक याद रखना, इंडिया में 12 मेजर एयरपोर्ट हैं और 1953 में इंडिया में सारे एयरवेज का नेशनलाइजेशन कर दिया। और अब बच्चों गवर्नमेंट के परमिट से ही मतलब एयरवेज चलती है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं बच्चों की, इंडिया में डोमेस्टिक एयरवेज अलग है और इंटरनेशनल एयरवेज अलग है। मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी कुछ दिन पहले एक इंडिया में हादसा हुआ एयरवेज का, और वो था मिस्टर विजय माल्या की, मतलब जो एयरलाइंस थी, विजय माल्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो अब उनकी एयरलाइंस थी, नाम क्या था उनकी एयरलाइंस का नाम, बच्चों मुझे इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, अगर याद आएगा मैं भी अब बता दूंगा। तो जो उनकी एयरलाइंस थी बच्चों, वो एयरलाइंस अभी कुछ दिन पहले करप्ट हो गई और वो डूब गई और विजय माल्या यहाँ से भाग गए। तो उसके बारे में आपको बता दूं बच्चों कि विजय माल्या ने बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से अपनी कंपनी को इंटरनेशनल एयरवेज का परमिशन लिया था। कैसे लिया था इसके बारे में मैं चैप्टर के लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा बहुत जो मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं आज समझा रहा था बेटे कि इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट जो हैं वो हम देख लेते हैं बच्चों। तो इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट एयरवेज हैं बच्चों, तो उनके बारे में अगर हम देखते हैं तो इंडिया के इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट जो हैं वो बच्चों, इंडिया के इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है बच्चों, तो वो है आपका, हमसे यार मैप बनता नहीं है समझ लो। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एयरवेज जो आज वो अधिकतर पूछा जाता है बच्चों, वो पंजाब का राजा सांसी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाता है। पंजाब में बेटा, पंजाब का राजा सांसी एयरपोर्ट हमेशा पूछा जाता है। राजा सांसी एयरपोर्ट याद रखना, पंजाब का राजा सांसी एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है, राजा सांसी एयरपोर्ट ऑफ पंजाब, राजा सांसी SANSI, राजा सांसी एयरपोर्ट ऑफ पंजाब। फिर बच्चों आते हैं दिल्ली में, आते हैं तो दिल्ली का एक एयरवेज मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ऑफ मुंबई कहा जाता है, छत्रपति एयरपोर्ट ऑफ मुंबई, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर आगे आते हैं हम लोग बच्चों, तो और आगे तो केरला, ये केरला का जो बेटा है निरुंबा बेटा याद रखना, केरला का एक निरुंडमा ऐसे करके निरुंदिमा, मुझे नाम बहुत क्लियर नहीं हो रहा लेकिन आप लोग बुक में एक बार देख लीजिएगा। केरला में एक है जो निरुंडमा करके है, वो काफी इंपॉर्टेंट है।